अकबर बीरबल की कहानी गाने वाला फकीर। कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में एक रहस्यमय फकीर आया। वह फकीर दिन भर नगर की गलियों में घूमता और मधुर आवाज में भजन गाता। उसकी आवाज इतनी मधुर और प्रभावशाली थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। हर दिन वह नए नए भजन और सूफियाना कलाम गाता और भीड़ लग जाती। लोग उसे गाने वाला फकीर कहने लगे। धीरे धीरे वह फकीर इतना लोकप्रिय हो गया कि उसकी ख्याति राजमहल तक पहुंच गई। लोगों ने अकबर से कहा, जहां पनाह, एक फकीर आया है जो ऐसा गाता है कि आत्मा तक को सुकून मिल जाए। उसे दरबार में बुलवाइए। अकबर को भी उसकी आवाज सुनने की इच्छा हुई। उन्होंने आदेश दिया कि उस फकीर को दरबार में बुलाया जाए। दरबार में फकीर का आगमन। अगले दिन फकीर को राजमहल लाया गया। वह फटेहाल कपड़ों में था, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसने दरबार में प्रवेश किया और अकबर को सलाम किया। फिर बिना किसी औपचारिकता के उसने अपना भजन गाना शुरू किया। दरबार की हवा जैसे रुक गई हो, हर कोई उसकी आवाज में खो गया। उसकी आवाज में भक्ति, करुणा और दर्शन का अद्भुत संगम था। गीत के समाप्त होते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने प्रभावित होकर कहा, तुम्हारी आवाज सचमुच अलौकिक है। क्या तुम हमारे दरबार में गायक बनकर रहोगे? फकीर मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं तो एक फकीर हूं। किसी एक जगह ठहरना मेरी फकीरी के विरुद्ध है। मैं यहाँ कुछ दिन रुककर फिर आगे बढ़ जाऊंगा। अकबर ने उसकी बात मान ली और उसे महल में रहने के लिए एक विशेष कक्ष दे दिया। साथ ही हर रोज सुबह वह दरबार में आता और भजन गाता। फकीर की बढ़ती लोकप्रियता और ईर्ष्यालु दरबारी। कुछ ही दिनों में फकीर की लोकप्रियता दरबारियों में ईर्ष्या का कारण बनने लगी। खासकर तानसेन को यह बुरा लगने लगा कि एक अनजान फकीर की प्रशंसा हो रही है, जबकि वे खुद महाराज के प्रमुख गायक हैं। तानसेन ने बीरबल से कहा, यह फकीर भले ही अच्छा गाता हो, पर उसमें कोई विशेषता नहीं। उसका गाना साधारण है, बस लोग उसके रहस्यपूर्ण स्वभाव से आकर्षित हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तानसेन जी, शायद आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि उसकी सादगी में ही विशेषता हो। तानसेन चुप हो गए, लेकिन उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वह फकीर की असलियत उजागर करेंगे। फकीर पर शक और चालाकी की जांच। कुछ ही दिनों में महल के रसोइये ने शिकायत की कि फकीर के लिए अलग भोजन बनाना पड़ता है और उसमें विशेष मसाले इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यह बात भी दरबारियों को नागवार गुजरी। बीरबल को यह बात कुछ अजीब लगी। उन्होंने फकीर पर नजर रखना शुरू किया। एक रात जब महल में सब सो चुके थे, बीरबल ने देखा कि फकीर अपने कमरे से निकला और चुपचाप पीछे के रास्ते शहर की ओर चला गया। बीरबल ने उसका पीछा किया। फकीर एक सुनसान जगह पहुंचा जहां कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। फकीर ने उनसे कुछ बातें की और फिर उन्हें कुछ सिक्के दिए। बीरबल यह देख चौंक गए। उन्हें शक हुआ कि शायद यह फकीर कोई जासूस है या कोई और चाल चल रहा है। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने अगली सुबह अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं फकीर की परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर आप अनुमति दें तो। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने उस दिन फकीर से विशेष अनुरोध किया, आज दरबार में एक ऐसा गीत सुनाइए जो केवल आत्मा की आवाज हो, न कोई राग, न कोई ताल, बस आत्मा की पुकार। फकीर मुस्कुराया, लेकिन थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने गाना शुरू किया। लेकिन आज उसकी आवाज में वह गहराई नहीं थी जो हर दिन होती थी। दरबार के लोग भी हैरान थे,
आज फकीर की आवाज में वह जादू क्यों नहीं था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अकबर बोले, कहो बीरबल। बीरबल ने कहा, यह फकीर केवल अभिनय कर रहा था। उसकी आवाज केवल रियाज से नहीं, बनावटी शैली से प्रभावित थी। मैंने कुछ रातों से इसका पीछा किया और देखा कि यह बाहर कुछ संदिग्ध लोगों से मिलता है। मुझे शक है कि यह गायक नहीं, कोई भेष बदलकर आया व्यक्ति है। फकीर की सच्चाई का खुलासा। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि फकीर को हिरासत में लिया जाए और पूछताछ की जाए। जब उससे सख्ती से पूछा गया तो फकीर ने स्वीकार किया, मैं असल में पड़ोसी राज्य का एक जासूस हूँ। मेरा काम यहाँ गायक बनकर रहना और राज्य की जानकारी इकट्ठा करना था। मेरी आवाज अच्छी थी, इसलिए इस रूप में संदेह नहीं हुआ। अकबर को यह जानकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया है। अगर यह फकीर अपनी योजना में सफल हो जाता तो राज्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, कभी कभी आवाज से ज्यादा जरूरी है उस आवाज के पीछे की नीयत को समझना। कहानी का निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई व्यक्ति कैसा दिखता है या कैसे बोलता है, इससे जरूरी है कि उसकी नीयत और उद्देश्य को समझा जाए। बीरबल की बुद्धिमानी और सतर्कता ने एक पूरे राज्य को खतरे से बचाया। अकबर बीरबल की कहानी, चालाक फकीर की साजिश। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अपनी अलग ही पहचान रखती हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों, नैतिक मूल्यों और बुद्धिमत्ता की सीख भी देती हैं। यह कहानी चालाक फकीर की साजिश भी ऐसी ही एक रोचक और शिक्षाप्रद कथा है, जिसमें बीरबल की सूझबूझ ने अकबर के राज्य को एक बड़े खतरे से बचा लिया। प्रारंभ। बात उन दिनों की है जब मुगल सम्राट अकबर का शासन अपने चरम पर था। हर तरफ अमन चैन था और राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। राजा की दरबार में बीरबल जैसे चतुर और वफादार मंत्री थे जो हर मुश्किल में अपनी बुद्धिमत्ता से समाधान निकाल लेते थे। एक दिन राज्य की सीमाओं के पास एक अजनबी फकीर का आगमन हुआ। उसके साथ एक बांसुरी थी और एक छोटा सा झोला। वह फकीर बेहद शांत और रहस्यमय था। दिन भर नगर की गलियों में घूमता और अपनी मधुर बांसुरी की धुनों से लोगों को आकर्षित करता। उसकी बांसुरी की आवाज सुनकर लोग ठहर जाते, जैसे समय थम गया हो। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगी। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके गीतों में ईश्वर, भक्ति, दर्शन और प्रेम की बातें होतीं। वह लोगों को उपदेश भी देता और सबको शांति और भलाई की राह पर चलने को कहता। दरबार तक पहुंची बात। कुछ ही दिनों में फकीर की ख्याति अकबर के महल तक पहुंची। दरबारियों ने सम्राट अकबर से कहा, जहांपनाह, एक अजीब फकीर आपके राज्य में आया है जो ऐसा बांसुरी बजाता है कि सुनने वाले कुछ देर के लिए दुनियादारी भूल जाते हैं। उसकी बातों में भी गूढ़ ज्ञान है। वह किसी संत की तरह प्रतीत होता है। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने आदेश दिया कि फकीर को राज दरबार में आमंत्रित किया जाए। फकीर का दरबार में आगमन। अगले दिन फकीर को बड़े सम्मान के साथ दरबार में लाया गया। वह सिर पर एक सफेद कपड़ा बांधे हुए था, लंबा कुर्ता पहने, आंखों में गहराई और चाल में संतोष दिखाई देता था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हे फकीर, हमने तुम्हारी बांसुरी की मधुरता के बारे में बहुत सुना है। क्या तुम हमें भी अपनी धुन सुनाओगे? फकीर ने सिर झुकाकर इजाजत मांगी और फिर अपनी बांसुरी उठाकर मधुर धुन बजाने लगा।
सारा दरबार जैसे मंत्रमुग्ध हो गया। सिपाही, मंत्री, रानियां सब उस सुरों की लहर में डूब गए। खुद सम्राट अकबर भी कुछ देर के लिए ध्यानमग्न हो गए। धुन समाप्त होते ही दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने खड़े होकर फकीर की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी कला अद्भुत है। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं हमारे साथ महल में रहो और रोज हमें अपने ज्ञान और संगीत से प्रसन्न करो। फकीर मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मैं एक फकीर हूं। मैं किसी स्थान से बंधा नहीं रह सकता। लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो कुछ समय यहीं रुक जाऊंगा। फकीर की रहस्यमयी गतिविधियां। फकीर को महल के अंदर एक विशेष कक्ष दिया गया। हर सुबह वह दरबार में आता, बांसुरी बजाता, गीत गाता और फिर ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन बीरबल, जो हर परिस्थिति को केवल उसके बाहरी रूप से नहीं देखते थे, उन्हें कुछ संदेह हुआ। एक रात जब महल के सब लोग सो चुके थे, बीरबल को एक सिपाही ने सूचना दी कि फकीर रात को महल से बाहर जाता है और किसी से मिलने शहर की सीमा के बाहर जाता है। बीरबल को यह जानकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने तय किया कि अगली रात वे स्वयं उसका पीछा करेंगे। गुप्त निगरानी और रहस्योद्घाटन। अगली रात बीरबल चुपचाप महल के पिछले रास्ते से निकले और फकीर का पीछा करने लगे। फकीर अपने बांसुरी और झोले के साथ महल से बाहर निकला और जंगल की ओर बढ़ा। थोड़ी ही दूरी पर कुछ घुड़सवार उसका इंतजार कर रहे थे। फकीर ने उनसे बातें की, उन्हें एक नक्शा दिया और कुछ संकेतों के बारे में चर्चा की। बीरबल ने दूर से यह सब देखा और तुरंत समझ गए कि यह कोई फकीर नहीं, बल्कि दुश्मन राज्य का जासूस है जो भक्ति और संगीत की आड़ में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी एकत्र कर रहा है। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने सम्राट अकबर से अकेले में मिलकर सारी बात बताई। अकबर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे बीरबल की बुद्धिमत्ता से भलीभांति परिचित थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक चाल चलना चाहता हूं जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि वह सच्चा फकीर है या मात्र एक धोखेबाज। अकबर ने सहमति दे दी। परीक्षा की घोषणा। बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि एक विशेष सभा आयोजित की जाएगी जिसमें हर कलाकार को एक अनोखा, आत्मिक और मौलिक संगीत प्रस्तुत करना होगा। विषय होगा सच्ची श्रद्धा की आवाज। फकीर को भी निमंत्रण भेजा गया। सभा के दिन बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज हम केवल आवाज नहीं सुनेंगे, बल्कि आत्मा की गहराई महसूस करने की कोशिश करेंगे। फकीर ने सबसे पहले प्रस्तुति दी। उसने अपनी बांसुरी उठाई, लेकिन इस बार उसकी धुन में वह आत्मीयता नहीं थी। उसकी आंखें भटकी हुई थीं और धुन में वह सौम्यता नहीं थी। सभा में सन्नाटा छा गया। अकबर ने ध्यान से देखा कि फकीर का चेहरा पसीने से भरा हुआ था और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। सच्चाई सामने आती है। बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, क्या अब मैं सच्चाई उजागर कर सकता हूं? अकबर बोले, कहो बीरबल। बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया और कहा, इस फकीर के झोले की तलाशी ली जाए। सैनिक ने झोला खोला, उसमें एक नक्शा मिला, कुछ गुप्त संकेतों वाली चिट्ठियां और एक छोटी खंजर भी। सारा दरबार चौंक गया। फकीर को पकड़ लिया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया, मैं पड़ोसी राज्य का जासूस हूं। मेरा काम था राजमहल की व्यवस्था जानना, सैनिकों की संख्या और रक्षा पंक्ति की जानकारी लेकर अपने राजा तक पहुंचाना। संगीत और भक्ति मेरी ढाल थी, जिससे कोई मुझ पर शक न कर सके। अकबर क्रोधित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने एक बड़े खतरे से राज्य को बचा लिया। यदि यह भांड फकीर बनकर यूं ही दरबार में आता जाता रहता तो न जाने कितना नुकसान हो सकता था। अंतिम संवाद और निष्कर्ष।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, संगीत और भक्ति में अपार शक्ति होती है, लेकिन जब उन्हें ढाल बनाकर धोखा दिया जाए तो सच्चे संतों का अपमान होता है। हमें हर चेहरे के पीछे की नीयत को पहचानना चाहिए। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और पूरे दरबार ने उनके विवेक और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। फकीर को उचित सजा देकर राज्य की सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत कर दी गई। सीख है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हमें किसी की बातों, भेष या संगीत से प्रभावित होकर उसकी सच्चाई को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बुद्धिमत्ता और सतर्कता से ही हम असली और नकली में फर्क कर सकते हैं। बीरबल की यह चतुराई एक पूरे साम्राज्य को बचा गई। अकबर बीरबल की कहानी, गुप्तचर फकीर की चाल। अकबर और बीरबल की जोड़ी का नाम भारतीय लोक कथाओं में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। अकबर अपने समय के एक महान शासक थे और बीरबल उनकी मंत्रिपरिषद के सबसे चतुर और प्रिय सदस्य थे। बीरबल की बुद्धिमानी, तीव्र सूझबूझ और संकट में ठंडे दिमाग से सोचने की क्षमता ने कई बार राज्य को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। आज की यह कहानी, गुप्तचर फकीर की चाल, एक ऐसे रहस्यमयी फकीर की कहानी है जो संगीत की आड़ में एक गहरी साजिश रच रहा था, जिसे केवल बीरबल ही पहचान सके। कहानी की शुरुआत। यह घटना अकबर के शासनकाल की उस अवधि की है जब राज्य में शांति और समृद्धि फैली हुई थी। लोग सुखी थे, व्यापार फल फूल रहा था और राजा की न्यायप्रियता की दूर दूर तक प्रशंसा होती थी। ऐसे ही एक दिन राजधानी आगरा में एक अजनबी फकीर आया। वह नगर की गलियों में घूम घूम कर भजन गाता, बांसुरी बजाता और लोगों को उपदेश देता। उसकी आवाज में इतनी मधुरता थी कि सुनने वाला हर व्यक्ति ठिठक जाता। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते। उसके भजन केवल भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं थे, उनमें दर्शन और गहराई भी थी। धीरे धीरे उस फकीर की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वह नगर की हर चर्चा का विषय बन गया। फकीर की ख्याति और दरबार का ध्यान। नगर में चर्चा थी कि वह फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई सिद्ध महात्मा है। नगर के ब्राह्मण, व्यापारी, किसान सभी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। कई लोग तो उसे भविष्यवक्ता मानने लगे थे। कुछ ही दिनों में फकीर की प्रसिद्धि महल तक पहुंच गई। दरबार में बैठे एक मंत्री ने अकबर से कहा, जहां पनाह, राज्य में एक फकीर आया है जिसकी आवाज में कोई अलौकिक शक्ति है। उसके गीतों से जैसे आत्मा को शांति मिलती है। क्या आप चाहेंगे कि वह दरबार में आए और आपको भी अपने सुरों से लाभान्वित करे? अकबर को भी यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने फकीर को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। दरबार में फकीर का आगमन। अगले दिन दरबार में एक विशेष बैठक रखी गई। फकीर आया, सफेद धोती, कंधे पर एक झोला, आंखों में गहराई और हाथ में बांसुरी। वह सीधे सम्राट अकबर के सामने आया और आदाब किया। अकबर ने कहा, फकीर, हमने तुम्हारे संगीत की बहुत प्रशंसा सुनी है। क्या तुम हमें भी कुछ सुनाओगे? फकीर ने सिर झुकाया और बांसुरी बजाना शुरू किया। वह धुन इतनी भावपूर्ण थी कि पूरा दरबार जैसे स्तब्ध हो गया। सबकी आंखें बंद थीं और मन जैसे किसी और ही लोक में चला गया था। अकबर ने मंत्रमुग्ध होकर कहा, वाह फकीर, तुम्हारे सुरों में तो जैसे स्वर्ग बसता है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ महल में ही निवास करो। तुम्हारी सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य होगा। फकीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं एक साधारण फकीर हूं। किसी एक स्थान से बंध जाना मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। परंतु आपकी इच्छा हो तो कुछ समय यहां रह सकता हूं। फकीर को महल में स्थान।
अकबर ने फकीर के लिए महल में एक शांत और सुंदर स्थान निश्चित कर दिया। उसे विशेष भोजन, वस्त्र और सुख सुविधाएं दी जाने लगीं। वह हर सुबह दरबार में आता, बांसुरी बजाता और अपने ज्ञानपूर्ण वचनों से सबका मन मोह लेता। दरबार के कई सदस्य उसकी भक्ति और सौम्यता से इतने प्रभावित हो गए कि उसे संत समान मानने लगे। परंतु बीरबल, जो हर बात को केवल सतही रूप से नहीं देखते थे, उन्होंने फकीर की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। बीरबल को संदेह। बीरबल ने गौर किया कि फकीर हर रात अपने कक्ष में बहुत देर तक जागता है और कोई रहस्यमय गतिविधि करता है। वह अक्सर महल के बाग में टहलते हुए किसी को कुछ संकेत करता और फिर जल्दी से अपने कक्ष में चला जाता। एक दिन महल के एक पुराने सेवक ने चुपचाप बीरबल को सूचना दी, हुजूर, मैंने उस फकीर को रात में महल के पिछले द्वार से बाहर जाते देखा है। वह जंगल की ओर जाता है और कुछ घोड़े सवारों से मिलता है। बीरबल अब पूरी तरह सतर्क हो गए। उन्होंने स्वयं यह रहस्य उजागर करने का निर्णय लिया। रहस्य की परतें खुलती हैं। बीरबल ने अगली रात साधारण वस्त्र पहनकर फकीर का पीछा किया। फकीर रात के तीसरे पहर चुपचाप बाहर निकला और जंगल की ओर गया। वहां कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आपस में गुप्त भाषा में बात की और एक नक्शा फकीर ने उन्हें दिया। बीरबल ने दूर से सब देख लिया। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई सच्चा फकीर नहीं, बल्कि एक गुप्तचर है जो भक्ति और संगीत की आड़ में राज्य की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। बीरबल की चतुराई और योजना। बीरबल ने अगले दिन दरबार में सम्राट अकबर से यह सब बातें साझा कीं। अकबर को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने बीरबल की बातों पर भरोसा करते हुए कहा, बीरबल, यदि तुम्हें संदेह है तो तुम्हें पूरा अधिकार है कि इस मामले की जांच करो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि सम्राट एक विशेष संगीत प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें आत्मा की सच्ची आवाज विषय पर प्रदर्शन करना होगा। जो कलाकार उस भावना को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेगा, उसे दरबारी संगीतज्ञ की उपाधि दी जाएगी। फकीर को भी निमंत्रण भेजा गया। पर्दाफाश का समय। प्रतियोगिता के दिन पूरा दरबार सजाया गया था। प्रमुख संगीतज्ञ, दरबारी, नगर के नागरिक सभी आए थे। फकीर को सबसे अंतिम में बुलाया गया। जैसे ही उसने बांसुरी उठाई, वह कांपने लगा। उसकी धुन में आत्मा की पुकार नहीं थी, बल्कि भय और असमंजस था। दरबारियों को पहली बार लगा कि इस बार कुछ अलग है। बीरबल ने उसी समय सैनिकों को इशारा किया और फकीर का झोला मंगवाया गया। झोले में गुप्त नक्शे, एक छोटी खंजर, संदिग्ध चिट्ठियां और पड़ोसी राज्य की मुहर मिले। अकबर गुस्से में खड़े हो गए। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि फकीर को गिरफ्तार किया जाए। असली पहचान और कबूलनामा। कड़ी पूछताछ के बाद फकीर ने अपना असली नाम और मकसद बताया। वह पड़ोसी राज्य का प्रशिक्षित गुप्तचर था, जिसे अकबर के राज्य की सैन्य जानकारी, भंडार, दरबारियों के व्यवहार और सुरक्षा व्यवस्था का विवरण एकत्र कर अपने राजा को देना था। संगीत और भक्ति उसके लिए केवल एक मुखौटा था। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमारे पूरे राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया। यदि यह भांड कुछ और दिन यहाँ रहता तो न जाने कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां शत्रुओं के पास पहुंच जाती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी सबसे प्यारी आवाज भी धोखे की हो सकती है। आंखें धोखा खा सकती हैं, कान मोहित हो सकते हैं, पर विवेक से देखी गई चीजें कभी झूठ नहीं बोलती। समाप्ति और सीख। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और राज्य की सुरक्षा और भी कड़ी करने के आदेश दिए।
फकीर को उपयुक्त दंड दिया गया और महल में फिर से सतर्कता बढ़ा दी गई। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर मीठी बात, हर मधुर धुन, हर आकर्षक व्यक्तित्व सच्चाई का प्रतीक नहीं होता। हमें सतर्क रहकर विवेक और बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। बीरबल की तरह केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल और दिमाग दोनों से सोचने की आवश्यकता होती है। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की मिसाल मानी जाती है। बीरबल की चतुराई, तर्कशक्ति और हास्य से भरे उत्तरों ने न केवल बादशाह अकबर को प्रभावित किया बल्कि पूरे मुगल दरबार को मंत्रमुग्ध किया। आज की यह कहानी बीरबल की चतुराई और सोने की ईंट एक ऐसे रहस्य और साजिश पर आधारित है जिसमें बीरबल अपनी सूझबूझ से एक निर्दोष को बचाते हैं और असली अपराधी को पकड़वाते हैं। कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है, सम्राट अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी था। नाम था सेठ रूपचंद। वह ईमानदार और परोपकारी था। नगर में उसके नाम की ख्याति थी और हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। लेकिन जैसा कि होता है, जहां धन होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। नगर के ही एक अन्य व्यापारी हरिदास को रूपचंद की बढ़ती लोकप्रियता और सम्राट के दरबार में उसका सम्मान सहन नहीं हो रहा था। वह हर हाल में उसे नीचा दिखाना चाहता था। एक दिन उसने एक योजना बनाई जिससे वह रूपचंद को बदनाम कर सके। षड्यंत्र की शुरुआत। हरिदास ने चुपके से एक मूल्यवान वस्तु, एक सोने की ईंट, अपने घर में बनवाई और फिर उसे यह कहकर महल में सूचना दी कि जहांपनाह, मेरी एक अमूल्य धरोहर, एक सोने की ईंट चोरी हो गई है। मैं इसे अपने तहखाने में सुरक्षित रखता था, लेकिन अब वह नहीं है। मेरे पास प्रमाण हैं कि यह चोरी सेठ रूपचंद ने की है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम्हारे पास इसके प्रमाण हैं? हरिदास ने उत्तर दिया, जहांपनाह, कुछ दिन पहले सेठ रूपचंद मेरे घर आया था। उसके बाद ही ईंट गायब हुई। मेरे नौकरों ने उसे उस तहखाने के पास देखा था। सम्राट अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, यह मामला गंभीर है। किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम बीरबल को यह जांच सौंपते हैं। बीरबल की जांच। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को बुलाया और उनसे पूरी जानकारी ली। उन्होंने तहखाने का निरीक्षण किया, नौकरों से बात की और फिर मुस्कुराते हुए कहा, इस केस को सुलझाने के लिए मुझे 3 दिन चाहिए। सम्राट ने अनुमति दी और बीरबल अपनी योजना पर काम करने लगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि सेठ रूपचंद और हरिदास दोनों को अगले दिन सुबह एक खाली लकड़ी की पेटी लानी होगी। उन्होंने कहा, इन पेटियों में हम विशेष चमत्कारी धूल भरेंगे जो असली और झूठे को पहचानती है। अगले दिन दोनों व्यापारी अपनी अपनी पेटियां लेकर आए। बीरबल ने उन्हें समान रूप से भरवा दिया और कहा, इनमें अब वह जादुई धूल है। जो व्यक्ति झूठा है उसकी धूल रात भर में रंग बदल देगी। सुबह हम जांच करेंगे और सच्चाई सामने आ जाएगी। रात की चाल। रात में किसी ने चुपचाप आकर अपनी पेटी में से थोड़ी धूल निकाल दी और उसकी जगह साधारण मिट्टी भर दी। उसे लगा कि सुबह रंग बदलने से वह पकड़ा जाएगा, इसलिए यह उपाय कर लिया। बीरबल को इसकी पूरी उम्मीद थी। उन्होंने अपने सिपाहियों को पहरे पर लगाया और सुबह आते ही दोनों पेटियों की जांच की। उन्होंने घोषणा की कि सेठ रूपचंद निर्दोष है और चोर हरिदास ही है। अकबर चौंक गए, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल का रहस्योद्घाटन। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, वह जादुई धूल कोई खास चीज नहीं थी, वह सिर्फ सामान्य रेत थी।
मैंने यह खबर फैलाई कि धूल रंग बदलेगी ताकि अपराधी डर जाए और सबूत मिटाने की कोशिश करे। और वही हुआ। हरिदास ने अपनी पेटी में छेड़छाड़ की, जबकि सेठ रूपचंद की पेटी जैसी की तैसी रही। अकबर ने आदेश दिया, हरिदास को अपराधी घोषित कर कारावास में डाला जाए और सेठ रूपचंद से क्षमा मांगी जाए। समाप्ति और शिक्षा। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई पर उन्हें भारी पुरस्कार दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर हमारा पूरा राज्य गर्व करता है। तुमने बिना किसी हिंसा या दबाव के सच्चाई उजागर की। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय वही होता है जो तर्क और विवेक से मिले। सच्चाई को पहचानने के लिए केवल आंखें नहीं, दिमाग और धैर्य चाहिए। शिक्षा। एक बुद्धि और धैर्य से ही सच्चाई का मार्ग खुलता है। दो, ईर्ष्या कभी भी व्यक्ति को नीचे गिरा सकती है, इसलिए दूसरों की सफलता से सीखना चाहिए, जलना नहीं। तीन, सच्चे न्याय में भावनाओं की नहीं, तर्क की आवश्यकता होती है। कहानी का विस्तार, बीरबल की लोकप्रियता और अकबर की सोच। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। राज्य भर में उनकी चतुराई की चर्चा होने लगी। दूर दूर से लोग उनके न्याय के दर्शन के लिए राजधानी आने लगे। अकबर ने बीरबल से एक दिन पूछा, बीरबल, तुम हर बार इतनी सरलता से कैसे निर्णय ले लेते हो, जबकि मामला कितना भी उलझा हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जब हम भावनाओं को अलग करके सोचते हैं और हर पक्ष को निष्पक्षता से देखते हैं, तो हल खुद ब खुद सामने आ जाता है। मेरी दृष्टि यह नहीं देखती कि सामने वाला अमीर है या गरीब, प्रभावशाली है या नहीं, बस सत्य देखती है। बीरबल की छोटी परीक्षा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तो क्या तुम सचमुच हर परिस्थिति में सत्य पहचान सकते हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, कोशिश पूरी करता हूं। अकबर ने तुरंत एक सैनिक को आदेश दिया, महल के बगीचे से 5 आम लेकर आओ। कुछ ही देर में 5 आम लाए गए। अकबर ने उनमें से एक में हल्का जहर डलवाया और फिर बीरबल से पूछा, इन 5 में से एक आम विषैला है। बिना काटे और बिना चखे क्या तुम यह पहचान सकते हो? बीरबल मुस्कराए। उन्होंने हर आम को ध्यान से देखा, उन्हें पलटा, सूंघा और फिर एक आम उठा लिया। जहां पनाह, यही वह आम है जिसमें विष है। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल बोले, इन आमों में से 4 बिल्कुल ताज़ा और प्राकृतिक सुगंध लिए हुए थे, परंतु एक में एक तीखी गंध थी जो शायद विष मिलाने के कारण आई। मैंने केवल अनुभव और इंद्रियों का प्रयोग किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम केवल एक मंत्री नहीं, इस दरबार की आंख और आत्मा हो। अंतिम संदेश। समाज में ऐसे अनेक लोग होते हैं जो अपने लाभ के लिए निर्दोषों को फंसाते हैं, लेकिन एक सजग, निष्पक्ष और चतुर व्यक्ति न केवल सच्चाई को उजागर करता है बल्कि समाज को न्याय और विवेक का मार्ग भी दिखाता है। बीरबल जैसे लोगों की आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी उस समय थी। अकबर बीरबल की कहानी, राजा की अंगूठी और चोर मंत्री। प्रस्तावना। बादशाह अकबर के दरबार में जब बीरबल शामिल हुए, तब से ही मुगल दरबार में न्याय की नई मिसालें कायम होने लगी थीं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी का कोई सानी नहीं था। एक बार दरबार में ऐसी ही एक घटना घटी जिसने बीरबल की चतुराई की फिर से पुष्टि की। यह घटना राजा की अंगूठी और चोर मंत्री के नाम से जानी जाती है। कहानी की शुरुआत। बादशाह अकबर को कीमती चीजों का बहुत शौक था। उन्होंने अपने खजांची को विशेष आदेश देकर एक बेशकीमती हीरे जवाहरात से जड़ी अंगूठी बनवाई थी। यह अंगूठी खास इसलिए थी क्योंकि उसमें एक दुर्लभ नीलम जड़ा गया था,
जिसे अकबर ने विदेशी व्यापारियों से बहुत भारी कीमत पर खरीदा था। अकबर इस अंगूठी को विशेष अवसरों पर ही पहनते थे। एक दिन दरबार में उन्होंने वह अंगूठी पहन रखी थी और सब दरबारियों को दिखाई। यह देखो, यह मेरी सबसे खास अंगूठी है। इसमें जो नीलम है उसकी चमक रात में भी दिखती है। सभी दरबारी उसकी प्रशंसा करने लगे। अंगूठी का गायब होना। अगले दिन अकबर स्नान के लिए अपने महल के अंदर बने जलकुंड में गए। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारकर पास ही एक थाली में रख दी। जब वे स्नान करके लौटे तो देखा अंगूठी गायब थी। राजमहल में अफरातफरी मच गई। स्नानगृह में केवल गिने चुने लोग प्रवेश कर सकते थे, 2 सेवक, एक नाई और 3 दरबारी जो अकबर के निजी सहायक थे। अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत ऐलान करवा दिया कि अगर अगले 24 घंटे में अंगूठी नहीं मिली तो सभी संदेहास्पद लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। बीरबल की एंट्री। बीरबल उस समय महल से बाहर किसी गांव की समस्या सुलझाने गए थे। जैसे ही उन्हें खबर मिली वो तुरंत दरबार पहुंचे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति दें तो मैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करूं। अकबर को बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, यह अंगूठी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने सबसे पहले उन 5 व्यक्तियों को बुलाया जो स्नानगृह में मौजूद थे। 1 सेवक रामू, 2 सेवक शंकर, 3 नाई रघु, 4 दरबारी हकीमजादा, 5 दरबारी सलामत खान, 6 दरबारी लोचन सिंह। बीरबल ने उनसे अलग अलग बात की, लेकिन कोई भी साफ तौर पर दोषी नहीं दिख रहा था। सभी ने यही कहा, हमने अंगूठी नहीं ली। बीरबल ने गहराई से सोचा, जो व्यक्ति अंगूठी चुराएगा वह जरूर बहुत होशियार होगा और बहुत नजदीक का व्यक्ति भी होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक विचित्र योजना बनाई। उन्होंने दरबार में अगले दिन सबको बुलाया और एक कटोरी में रंगीन पीली मिट्टी मंगाई। मिट्टी में थोड़ा इत्र भी मिलाया गया था। फिर उन्होंने सब आरोपियों को बुलाया और कहा, यह मिट्टी खास है। इसके स्पर्श से हीरे और सोने की चीजें पहचान ली जाती हैं। तुम सबको इस मिट्टी से अपने हाथ मलने हैं। जिसके हाथ पीले नहीं होंगे वही चोर होगा। सबने डर के मारे मिट्टी अपने हाथों पर लगाई, सिवाय एक के। दरबारी सलामत खान के हाथ साफ थे। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यही है चोर। सच का खुलासा। अकबर हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल बोले, जहांपनाह, जिसने चोरी की है वह डर के मारे यह सोचता है कि अगर वह मिट्टी छुएगा तो उसका भेद खुल जाएगा, इसलिए वह डर के मारे हाथ नहीं लगाता। बाकी सब निर्दोष हैं, इसलिए उन्होंने निश्चिंत होकर हाथ मल लिए। सलामत खान घबरा गया और बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने गलती की। मेरी नीयत खराब हो गई थी। साजिश का खुलासा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल ने सलामत से सख्ती से पूछा, क्या तुमने अकेले ही यह किया? सलामत खान ने कहा, नहीं, मैंने यह लोचन सिंह के कहने पर किया था। असली योजना उसी की थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, मुझे पहले ही संदेह था कि एक दरबारी अकेले यह साहस नहीं करेगा। कोई चालाक और बड़ा खिलाड़ी इसके पीछे है। लोचन सिंह को बुलाया गया। पहले तो वह इनकार करता रहा, लेकिन जब बीरबल ने पूछा, अंगूठी कहाँ है, तब उसने कबूल कर लिया कि उसने अंगूठी अपने महल के बगीचे में मिट्टी के अंदर छिपा दी है। सिपाही तुरंत गए और अंगूठी बरामद कर ली। अकबर की प्रतिक्रिया।
अकबर को अत्यंत दुख हुआ कि उनके दरबार में ऐसे विश्वासघाती लोग हैं। उन्होंने दोनों अपराधियों को पद से हटाकर जेल भेजने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम न होते तो शायद मैं निर्दोषों को सजा दे देता। तुम्हारी चतुराई ने फिर एक बार सच्चाई को उजागर किया। कहानी का विस्तार एक और राज खोलता है बीरबल। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, चोरी की यह घटना अकेली नहीं है। दरबार के कई और रत्न और चीजें धीरे धीरे गायब हो रही थीं। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बीरबल बोले, मैं पहले इन घटनाओं को जोड़ना चाहता था। अब मुझे यकीन है कि इस सब के पीछे एक संगठित समूह था। सलामत और लोचन उसके सदस्य हैं। अकबर ने कहा, क्या अब हम उसे पकड़ सकते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, अगर अनुमति हो तो मैं एक योजना बनाता हूं। बीरबल की गुप्त योजना। बीरबल ने महल में यह अफवाह फैलाई कि बादशाह ने एक और दुर्लभ हीरे का हार बनवाया है, जिसे केवल राजसी अवसर पर दिखाया जाएगा। हार असल में नकली था, लेकिन खबर हर दिशा में फैल गई। 3 दिन बाद हार भी चोरी हो गया। बीरबल ने तुरंत महल के बाहर से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा, जो कि सलामत और लोचन के पुराने साथी थे। पूछताछ में पूरी साजिश खुल गई। दरबार के कई नौकर और एक भृत्य इसमें शामिल थे। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय और शिक्षा। अकबर ने बीरबल को सम्मानित करते हुए कहा, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि धैर्यवान और दूरदर्शी भी हो। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय की रक्षा केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से होती है। जो सच्चे हैं उन्हें कभी डरने की जरूरत नहीं होती, और जो अपराधी हैं वे किसी न किसी चूक से पकड़े ही जाते हैं। शिक्षा। एक चतुराई और धैर्य से बड़ा अपराधी पकड़ा जा सकता है। 2 ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है, चाहे व्यक्ति राजा हो या रंक। 3 भ्रम और डर से अपराधी अपने आप सच बोल देता है। 4 नेता को न केवल कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि सही समय का भी इंतजार करना चाहिए। उपसंहार। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार के नियम और कड़े कर दिए और बीरबल को महल की सुरक्षा का भी उत्तरदायित्व सौंपा। बीरबल की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। पूरे हिंदुस्तान में यह किस्सा फैला, राजा की अंगूठी और बीरबल की बुद्धिमत्ता। और इस तरह बीरबल ने फिर एक बार साबित किया कि सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए, वह एक दिन उजागर हो ही जाती है। कहानी का शीर्षक, बीरबल और रहस्यमयी तोहफा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर के शासनकाल में न केवल युद्ध और राजनीति की चर्चा होती थी, बल्कि दरबार में कई बार ऐसी घटनाएं घटती थीं, जो इंसानी मन और समाज की गहराइयों को उजागर करती थीं। ऐसी ही एक घटना का केंद्र बना एक अनोखा तोहफा, जो दरबार में हलचल का कारण बना और बीरबल की सूझबूझ ने सबको हैरान कर दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वह लंबा चौड़ा, सुनहरे वस्त्रों में लिपटा और अपने साथ एक बड़ा संदूक लेकर आया। उसने दरबार में झुककर कहा, जहां पनाह, मैं समुंदर पार के देश से आया हूं और आपके लिए एक कीमती तोहफा लाया हूं। यह तोहफा केवल किसी महान राजा को ही दिया जा सकता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे तोहफे हम रोज देखते हैं, लेकिन बताओ इसमें क्या खास है? व्यापारी बोला, इस संदूक में एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के स्वभाव को उसके असली रूप में दिखा सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या यह कोई जादुई चीज है? अकबर ने पूछा। नहीं जहांपनाह, यह कोई जादू नहीं, लेकिन जो इसे देखेगा उसका असली स्वभाव बाहर आ जाएगा। अकबर कुछ चौंके, फिर बोले, खोलो इस संदूक को।
व्यापारी ने संदूक खोला, उसमें एक साधारण आईना रखा था, लेकिन उसके चारों ओर चांदी का फ्रेम था और उस पर कई रहस्यमय अक्षर खुदे हुए थे। आईने का रहस्य। व्यापारी ने कहा, यह आईना साधारण नहीं है। यह जिस किसी को देखता है उसका अंतर्मन उजागर कर देता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो यह उसे चमकदार और उज्ज्वल रूप में दिखाता है, और यदि कोई कपटी, लालची या पाखंडी है तो उसका चेहरा धुंधला और डरावना दिखेगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। उन्होंने आईने को देखना शुरू किया। कुछ दरबारी मुस्कराए, कुछ घबरा गए, कुछ चुपचाप रह गए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, यह सच है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मुझे किसी आईने की जरूरत नहीं कि यह तय करूं कि कौन क्या है। इंसान का चेहरा नहीं, उसके कर्म असली आईना होते हैं। अनोखी योजना। अकबर ने मनोरंजन के भाव से कहा, ठीक है, तो हम एक खेल खेलते हैं। इस आईने को एक हफ्ते के लिए हमारे महल के दरबार में रखा जाएगा। हर दरबारी इसे देखेगा और खुद ही बताएगा कि उसने क्या देखा। बीरबल चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ शंका की झलक थी। अगले दिन से दरबार में अजीब व्यवहार होने लगा। कुछ दरबारी बहुत विनम्र हो गए, कुछ चुपचाप रहने लगे और कुछ एक दूसरे पर संदेह करने लगे। बीरबल ने देखा कि यह आईना धीरे धीरे दरबार की शांति और विश्वास को निगल रहा था। बीरबल की जासूसी। एक रात बीरबल ने चुपचाप उस आईने की जांच की। उन्होंने पाया कि वह आईना कोई जादुई वस्तु नहीं था, बल्कि साधारण शीशा था, जिसके पीछे व्यापारी ने एक चाल चली थी। आईने के फ्रेम में एक छुपा हुआ चंद्रमणि पत्थर जड़ा था, जिससे जब रोशनी पड़ती तो कुछ चेहरों पर धुंध सी छा जाती। असल में वह एक प्रकार की प्रकाशीय तकनीक थी जो लोगों के मन में भ्रम पैदा कर देती। बीरबल समझ गए कि यह तोहफा कोई मासूम चीज नहीं, बल्कि एक चाल है। राज खुलता है। बीरबल ने अकबर से अगली सुबह मिलने का निवेदन किया और बोले, जहांपनाह, यह आईना किसी रहस्य से कम नहीं, लेकिन इसका रहस्य अब मेरे पास है। क्या आप इस आईने का सच जानना चाहेंगे? अकबर ने कहा, बिल्कुल। बताओ, इसमें क्या भेद है? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह व्यापारी कोई आम व्यक्ति नहीं है। यह एक गुप्तचरों के गिरोह का सदस्य है, जो दरबार के आंतरिक मनोविज्ञान को समझकर राजनैतिक फूट डालना चाहता है। आईने का भ्रम दरबारियों को एक दूसरे से संदेह में डालता है। अकबर अवाक रह गए। बीरबल ने वह छुपी हुई तकनीक दिखा दी, चंद्रमणि और झुकाव का कोण, जिससे चेहरे की छवि बदलती थी। व्यापारी की सच्चाई। अकबर ने व्यापारी को बुलाया और पूछा, क्या तुम सच कह रहे थे? व्यापारी डर गया और बोला, जहांपनाह, मैंने जो किया वह मेरे गुरु का आदेश था। वह एक पड़ोसी राज्य के मंत्री हैं जो चाहते थे कि आपके दरबार में भ्रम पैदा हो। इस आईने के जरिए वे यह देखना चाहते थे कि कौन कौन आपके प्रति निष्ठावान नहीं हैं। अकबर ने कहा, और तुमने हमारे विश्वास के साथ धोखा किया। बीरबल बोले, यह आईना तो एक बहाना था, असली लक्ष्य था हमारे दरबार की एकता को तोड़ना। एक और मोड़। बीरबल ने सुझाव दिया कि व्यापारी को माफ किया जाए, लेकिन एक शर्त पर, वह सब कुछ सच सच बताए और उनके राज्य के मंत्री की साजिश को उजागर करे। व्यापारी ने मान लिया और सारी जानकारी दे दी। इससे अकबर को यह समझने में मदद मिली कि उनके शत्रु किस प्रकार छिपकर चोट कर रहे हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता का सम्मान। अकबर ने दरबार में बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता वह होती है जो संदेह में भी स्पष्टता देखे
और झूठ के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करे। उन्होंने उस आईने को तोड़कर जनता के सामने एक सभा में फेंक दिया और कहा, हमारे राज्य में सच्चाई का आईना हमारे कर्म हैं, न कि कोई विदेशी तोहफा। कहानी का संदेश। एक, जो दिखता है वह जरूरी नहीं कि सच हो। दो, विश्वास को तोड़ना आसान है, लेकिन समझदारी से उसे बचाया जा सकता है। तीन, दिमाग और धैर्य से बड़ी साजिश को उजागर किया जा सकता है। चार, हर तोहफा उपयोगी नहीं होता, कभी कभी वह जहर भी हो सकता है। पांच, बुद्धिमान नेता वह होता है जो सतह के नीचे छिपे खेल को पहचान सके। उपसंहार। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को दरबारी विवेकश्री की उपाधि दी और राज्य भर में यह संदेश भिजवाया कि अगर सच्चाई देखनी है तो पहले अपने कर्मों का आईना देखो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जो व्यक्ति हर चीज को संदेह से नहीं, समझदारी से देखता है, वही सच्चा राजा होता है। और इस प्रकार एक साधारण से तोहफे ने न केवल एक बड़ी साजिश को उजागर किया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि अकबर के दरबार में बीरबल जैसा साथी होना ही सबसे बड़ा वरदान है। कहानी का शीर्षक, बीरबल और सच्चाई का सौदागर। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी जितनी प्रसिद्ध थी, उतनी ही अद्भुत भी। जहां अकबर सत्ता और प्रशासन का प्रतीक थे, वहीं बीरबल न्याय, चातुर्य और विवेक का। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति दरबार में आया जो अपने साथ सच्चाई बेचने का दावा कर रहा था। यह बात सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। भला सच्चाई भी बिकने की चीज है? इस एक प्रश्न ने पूरे दरबार में हलचल मचा दी और बीरबल के विवेक की एक नई परीक्षा शुरू हुई। एक अजनबी की दस्तक। एक सुबह जब अकबर दरबार में दरबारियों से घिरे बैठे थे, तभी एक साधारण वस्त्रधारी व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। उसका चेहरा शांत, आंखें गहरी और चाल में आत्मविश्वास था। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं एक सौदागर हूं, पर मेरे व्यापार की चीजें अनोखी हैं। मैं झूठ नहीं बेचता, सोना चांदी नहीं बेचता, नहीं मसाले। मैं बेचता हूं सच्चाई। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अकबर ने पूछा, तुम कैसी सच्चाई बेचते हो? उसने कहा, जहां पनाह, मैं हर इंसान को उसकी जिंदगी की एक गहरी सच्चाई बता सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे उसकी सबसे कीमती चीज चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की तरफ देखा, मानो पूछ रहे हों, क्या करें? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर यह सच्चाई का सौदागर है तो क्यों न इसका सौदा करके देखा जाए। पहला सौदा, एक दरबारी की सच्चाई। अकबर ने एक दरबारी को बुलाया, राजा के करीबी अमीर और घमंडी व्यक्तित्व के मालिक। सौदागर ने पूछा, क्या आप अपनी जिंदगी की सच्चाई जानना चाहते हैं? दरबारी ने गर्व से कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कितना महान हूं। सौदागर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, आपका घमंड ही आपको एक दिन आपकी सत्ता से दूर कर देगा। आपकी सच्चाई यह है कि आप दूसरों को छोटा समझते हैं, और यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दरबारी चौंक गया। बोला, यह तो अपमान है। सौदागर बोला, सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती। अकबर मुस्कुराए, लेकिन दरबार में एक सनसनी फैल गई। क्या यह सौदागर सचमुच दिल की बात जानता है? बीरबल की जिज्ञासा। बीरबल ने सोचा कि इस सौदागर को परखना जरूरी है। उन्होंने सौदागर से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे भी मेरी सच्चाई बता दो। सौदागर बोला, जरूर, लेकिन पहले मुझे आपकी सबसे कीमती चीज चाहिए। बीरबल ने सोने की अंगूठी उतार कर दे दी। सौदागर ने गहरी नजर से देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा करते हो कि कई बार दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाते।
यह विश्वास अच्छा है, लेकिन कभी कभी विनम्रता जरूरी होती है। बीरबल थोड़ा चौंके, फिर बोले, तुमने सही कहा। अब दरबार में हर कोई सच्चाई जानने को उतावला हो गया। खतरा शुरू होता है। अकबर ने देखा कि दरबार में गुट बन गए हैं। कुछ लोग सौदागर की बातों से सहमत थे, कुछ आहत और कुछ नाराज। कुछ दरबारियों ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह सौदागर तो लोगों को अपमानित कर रहा है। यह हमारी एकता को तोड़ रहा है। अकबर भी सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, क्यों न हम इसकी परीक्षा लें, लेकिन इस बार परिस्थिति बदलकर। अकबर ने मंजूरी दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक साधारण किसान को बुलवाया, जो न्याय के लिए कई बार दरबार आया था, लेकिन कभी उसकी बात सुनी नहीं गई थी। सौदागर ने किसान की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुमसे जितनी मेहनत करवाई गई, उसका आधा भी तुम्हें नहीं मिला। तुम्हारी गरीबी समाज की चुप्पी का परिणाम है। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर की आंखें भर आईं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सौदागर झूठ नहीं बोलता। वह केवल वही कहता है जो लोग सुनना नहीं चाहते। राज खुलता है। बीरबल ने अब सौदागर से अकेले में मिलने का आग्रह किया। बीरबल ने कहा, तुम्हारी बातें सच हैं, लेकिन तुम यह कैसे जान लेते हो कि किसका दिल क्या छुपा रहा है? सौदागर बोला, मैं एक साधु के साथ वर्षों रहा। उसने मुझे लोगों के व्यवहार, हाव भाव और शब्दों के पीछे की भावना को पढ़ना सिखाया। मैं सिर्फ वही दिखाता हूं जो लोग खुद से छुपाते हैं। बीरबल ने पूछा, और बदले में कीमती चीज क्यों मांगते हो? सौदागर मुस्कराया, ताकि लोग सोचें कि सच्चाई भी मूल्यवान है। दरबार में अंतिम दिन। सौदागर ने कहा कि वह अब आगे बढ़ेगा, पर जाने से पहले वह अकबर को उनकी सच्चाई बताना चाहता है। अकबर सहमत हुए और बोले, बोलो मेरी सच्चाई। सौदागर बोला, आप एक महान राजा हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग हमेशा सच नहीं कहते। आपकी सच्चाई यह है कि आपको अब भी हर दिन सीखने की जरूरत है, क्योंकि सच्चा राजा वही होता है जो जीवन भर विद्यार्थी बना रहे। अकबर मुस्कराए। पहली बार किसी ने उन्हें ऐसा आईना दिखाया। एक अनमोल उपहार। अकबर ने सौदागर से कहा, तुम चले जाओ, लेकिन अपना कोई स्मृति चिन्ह हमारे पास छोड़ जाओ। सौदागर ने एक कागज दिया, जिस पर लिखा था, उस सच्चाई कोई वस्तु नहीं, वह दृष्टिकोण है। अगर तुम खुद को समझ लो तो दुनिया को समझना आसान हो जाएगा। अकबर ने उसे मखमली फ्रेम में दरबार में लटकवाया। कहानी का संदेश। एक, सच्चाई बिकाऊ नहीं, लेकिन मूल्यवान है। दो, हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी सच्चाई होती है जिसे वह खुद से भी छुपाता है। तीन, जो लोग सच्ची बात कहते हैं वे हमेशा लोकप्रिय नहीं होते, पर आवश्यक होते हैं। चार, बुद्धिमत्ता केवल चतुराई नहीं, भावनाओं को समझने की भी कला है। पांच, राजा वही जो हर दिन नया सीखे और दूसरों की सच्चाई का सम्मान करे। उपसंहार। उस दिन के बाद से दरबार में एक परंपरा शुरू हुई। हर सप्ताह एक सच का दिन रखा गया, जहां हर दरबारी अपने अनुभव और विचार बिना भय के कह सकता था। अकबर बोले, बीरबल, सच्चाई सबसे बड़ा तोहफा है और तुम जैसे मित्र इसे संभालने के लिए सबसे योग्य हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, अगर राजा स्वयं सच्चे हों तो राज्य में न्याय और शांति स्वाभाविक है। कहानी का शीर्षक, बीरबल और सोने की ईंट का रहस्य। प्रस्तावना। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और चतुराई के लिए मशहूर था। वहां दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते थे
और अधिकतर मामलों में बीरबल की बुद्धिमत्ता ही सबका समाधान बनती थी। ऐसी ही एक दिन की बात है जब एक अजीबोगरीब मामला दरबार में पहुंचा, एक सोने की ईंट चोरी होने का मामला, जिसके पीछे एक बड़ी साजिश छिपी थी। शिकायत की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह जब अकबर दरबार में प्रवेश करने ही वाले थे, तभी महल के द्वार पर एक अमीर व्यापारी रोते हुए आया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई एक बड़ी सोने की ईंट चोरी हो गई है। मैं आपकी शरण में न्याय मांगने आया हूं। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तुम्हें किस पर शक है? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैंने वह ईंट अपने गोदाम में छुपा कर रखी थी। वहां केवल 5 लोगों को आने जाने की अनुमति थी, मेरे 5 नौकर। मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से ही किसी ने चोरी की है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि उन 5 नौकरों को दरबार में बुलाया जाए। चोरी की गुत्थी। कुछ ही देर में 5 नौकर दरबार में लाए गए। सभी डर के मारे कांप रहे थे। अकबर ने उन सभी से एक एक करके पूछताछ की। सभी ने एक स्वर में कहा, हमने कुछ नहीं चुराया हुजूर, हम निर्दोष हैं। बीरबल ध्यान से सबको देख रहे थे। उनकी आंखें किसी सुराग की तलाश में थीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हवाले करता हूं। पता लगाओ कि ईंट किसने चुराई है। बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, जहां पनाह, हम अभी ही पता लगा सकते हैं कि चोर कौन है। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने अपनी जेब से 5 लकड़ी की छड़ियां निकाली, एक जैसी, एक समान लंबाई की। उन्होंने कहा, इन 5 नौकरों को एक एक छड़ी दी जाए। हर छड़ी जादुई है, अगर किसी ने चोरी की है तो उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी नौकरों को छड़ी दे दी गई। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या वाकई ये जादुई छड़ियां हैं? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, कल तक सब पता चल जाएगा, जहांपना। राज खुलता है। अगले दिन सुबह सभी नौकर दरबार में फिर हाजिर हुए। बीरबल ने सबसे पहले उनकी छड़ियां मंगवाईं और उन्हें मापना शुरू किया। उन्होंने ध्यान से देखा और हंसकर बोले, जहांपनाह, चोरी किसने की है, अब बताना आसान हो गया है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कौन है वो? बीरबल ने एक नौकर की ओर इशारा करके कहा, यही है चोर। वह नौकर कांपने लगा। बोला, नहीं हुजूर, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने उसकी छड़ी सबको दिखाई और बोले, इसकी छड़ी 1 इंच छोटी है। दरअसल मैंने सभी को बताया था कि छड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन असल में यह साधारण छड़ियां थीं। चोर डर के मारे रात में छड़ी का 1 इंच काट कर लाया, ताकि अगर लंबी हो भी जाए तो पकड़ में न आए। पर यही उसकी गलती थी। सारा दरबार बीरबल की प्रशंसा में गूंज उठा। चोर की सजा। अकबर ने उस नौकर को कड़ी सजा देने का आदेश दिया। व्यापारी को उसकी ईंट वापस मिली, जो नौकर के घर के पिछवाड़े से बरामद हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर एक बार सिद्ध किया कि चतुराई सिर्फ बुद्धि नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की भी कला है। व्यापारी की सच्चाई उजागर। मगर बीरबल की नजरें अब भी शांत नहीं थीं। उन्होंने व्यापारी से पूछा, आपने कहा था कि ईंट आपकी जीवन भर की कमाई है। व्यापारी बोला, हाँ बीरबल जी, मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ। बीरबल बोले, पर जब आपकी दुकान की पूरी हिसाब किताब देखी गई तो कहीं भी इतनी बड़ी संपत्ति का उल्लेख नहीं है। यह ईंट कहाँ से आई? दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी घबरा गया। वो तो मेरे दादा की निशानी थी।
बीरबल बोले, हमने आपके दादा का नाम नगर के पुरालेख में ढूंढा। वे एक साधारण दर्जी थे। सोने की ईंट तो उनके पास कभी नहीं थी। लगता है चोरी केवल नौकर ने नहीं की, आपने भी कुछ छुपाया है। अब व्यापारी डर गया और सच उगल दिया, जहां पनाह, यह ईंट मैंने एक धनी वृद्ध व्यापारी से चुपके से चुराई थी, जो बिना वारिस के मर गया था। मैं जानता था कि कोई दावा नहीं करेगा, इसलिए उसे अपनी कहकर बचाना चाहता था। असली न्याय। अब अकबर ने आदेश दिया कि उस ईंट को शाही खजाने में जमा किया जाए और उस संपत्ति को जनकल्याण कार्यों में लगाया जाए। व्यापारी को झूठ बोलने और चोरी को छिपाने के लिए दंड दिया गया, जबकि बीरबल की दूरदृष्टि की फिर एक बार सराहना की गई। कहानी का संदेश। एक, चोर की बुद्धि अंततः उसे ही फंसाती है। 2, सच छुपाने से बचता नहीं बल्कि और उलझता है। 3, न्याय केवल चोरी पकड़ने का नहीं, सच्चाई उजागर करने का नाम है। 4, बीरबल जैसी बुद्धिमत्ता और धैर्य ही सच्चे प्रशासन का आधार है। उपसंहार। अकबर ने उस दिन बीरबल को सत्यविवेचक की उपाधि दी और कहा, बीरबल, अगर मेरे दरबार में तुम न होते तो यह मामला उतना ही अधूरा रह जाता जितना बिना न्याय के राज्य। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, जब राजा न्यायप्रिय हो तो मंत्री का काम आसान हो जाता है। और इस प्रकार एक सोने की ईंट की कहानी ने दरबार को न केवल एक चोर से बल्कि एक धोखेबाज व्यापारी से भी बचा लिया। कहानी का शीर्षक, बीरबल और गूंगे साधु की गूढ़ पहेली। प्रस्तावना। बादशाह अकबर का दरबार न केवल राजनीति और शासन का केंद्र था, बल्कि वहां बुद्धिमत्ता, ज्ञान और विचारों की परीक्षा भी होती थी। बीरबल, जिनकी सूझबूझ का लोहा सब मानते थे, अक्सर ऐसे सवालों से दो चार होते रहते जो आम लोगों की समझ से बाहर होते। एक दिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरी सल्तनत को चौंका दिया। एक गूंगा साधु जो बोल नहीं सकता था, पर हाथ के इशारों से एक ऐसी पहेली रख गया जो अकबर और पूरे दरबार के लिए रहस्य बन गई। गूंगे साधु का आगमन। एक दिन एक गेरुए वस्त्रधारी, लंबी दाढ़ी वाला, शांति से चलता हुआ महल के मुख्य द्वार पर आया। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस एक कागज निकाला जिस पर लिखा था, मैं एक चुनौती लाया हूं जो केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। सैनिकों ने उसे दरबार में ले जाया गया। अकबर ने उसकी ओर देखा और कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? साधु ने सिर हिलाया, वह बोल नहीं सकता था। तब उसने अपने थैले से एक छोटी लकड़ी की पाटी निकाली और हाथ से संकेत करते हुए 3 चिन्ह बनाए। 1, एक वृत्त। 2, एक सीधी रेखा। 3, एक त्रिकोण। और फिर आकाश की ओर इशारा किया। अकबर समझ नहीं पाए। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। पहेली का अर्थ। अकबर ने खींचकर पूछा, कोई समझ सकता है इसका मतलब? कुछ ज्योतिषियों ने अनुमान लगाया, यह ब्रह्मांड का संकेत है। वृत्त से सूर्य, रेखा से जीवन और त्रिकोण से त्रिदेव। दूसरों ने कहा, यह ध्यान, शक्ति और मोक्ष का प्रतीक हो सकता है। अकबर उलझन में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया, जो किसी अन्य राज्य कार्य से लौट रहे थे। बीरबल की एंट्री। बीरबल जैसे ही दरबार में पहुंचे, अकबर ने साधु की सारी हरकतें उन्हें दोहराकर समझाईं। बीरबल ने साधु की आंखों में देखा और मुस्कराए। फिर उन्होंने कागज लिया और उस पर 3 संकेत बनाए। 1, एक छोटा वृत्त। 2, एक टूटी हुई रेखा। 3, एक उल्टा त्रिकोण। और साधु को दिखाया। साधु ने आंखें बंद की, ध्यान मुद्रा में सिर झुकाया और अपनी थैली से एक चुटकी मिट्टी निकालकर बीरबल के हाथ में रख दी। दरबार में सन्नाटा छा गया।
अकबर बोले, बीरबल ये सब क्या था और इस मिट्टी का क्या मतलब है? बीरबल की व्याख्या। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह साधु कोई आम साधु नहीं है। यह प्रतीकों में बात करता है और उसने दरबार के सामने एक गूढ़ प्रश्न रखा, मनुष्य का अंतिम सत्य क्या है? उसका वृत्त जीवन का चक्र था। सीधी रेखा जीवन की यात्रा। त्रिकोण आत्मा, शरीर और बुद्धि का संगम। जब मैंने छोटा वृत्त, टूटी रेखा और उल्टा त्रिकोण बनाया तो मैंने उत्तर दिया, जीवन सीमित है, राह कठिन है और संतुलन उलझा हुआ है। साधु ने उत्तर स्वीकार करते हुए मिट्टी दी, यह संकेत है कि अंततः सब मिट्टी में ही मिल जाता है। दरबार में तालियां बज उठीं। एक नई परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित किया कि बुद्धि केवल शब्दों में नहीं, अर्थों में होती है। लेकिन साधु ने फिर एक नया संकेत दिया। उसने दरबारियों को देखा, फिर अपनी हथेली खोली और 5 उंगलियां फैलाईं। बीरबल मुस्कुराए, यह नई पहेली है, जहांपना। अकबर ने पूछा, इस बार क्या मतलब है? बीरबल बोले, यह 5 तत्वों की ओर इशारा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शायद यह पूछ रहा है कि इन 5 में श्रेष्ठ कौन है? अकबर बोले, तो बताओ उत्तर क्या है? 5 तत्व और मनुष्य। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, हर तत्व जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर हम बुद्धि से सोचें तो वायु सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हम जल और भोजन के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, पर हवा के बिना कुछ क्षण भी नहीं। साधु ने सहमति में सिर हिलाया और फिर हाथ जोड़कर विदा लेने को उठ खड़ा हुआ। गूंगे साधु की असली पहचान। साधु के जाते ही बीरबल ने दरबार में खुलासा किया, जहांपनाह, यह कोई सामान्य साधु नहीं था, यह नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्व विद्वान है, जिसने वर्षों से मौन धारण किया है और प्रतीकों की भाषा विकसित की है। वह देश भर घूमता है और राजा महाराजाओं की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है। अकबर चकित रह गए। न्याय का नया रास्ता। अकबर ने आदेश दिया कि महल के एक हिस्से को प्रतीक भवन में बदला जाए, जहां ऐसी प्रतीकात्मक शास्त्रार्थ की प्रतियोगिताएं हों। इससे नए विचार, दर्शन और ज्ञान का आदान प्रदान होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली संकेत होते हैं। जो बिना बोले समझा जाए, वही सच्ची बुद्धि है। कहानी का सार। एक बुद्धिमत्ता केवल शब्दों में नहीं, प्रतीकों और इशारों की गहराई में भी होती है। 2 जीवन का चक्र, उसके तत्व और उसका अंतिम सत्य, सबका उत्तर हमारे आसपास ही छिपा होता है। 3 ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, वह कभी भी किसी रूप में सामने आ सकता है। 4 बीरबल की दूरदृष्टि केवल बुद्धिमत्ता नहीं, गहराई से सोचने की क्षमता भी थी। उपसंहार। अकबर ने बीरबल को तत्वविवेचक की उपाधि दी और बोला, तुम्हारी बुद्धि केवल तर्क नहीं, दर्शन को भी छूती है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, राजा अगर सवाल पूछे तो मंत्री उत्तर देने का साहस करता है। यह संबंध ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और इसी के साथ एक बार फिर बीरबल ने साबित कर दिया कि न तो ज्ञान की कोई सीमा होती है और न ही सवालों की कोई भाषा।